ये फाइनल अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन की एंट्रीज है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे एंट्री उसकी आएगी, तो देखे उसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे आएगी। एक तो अंडर द हेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसमें से अपने माइनस करते हैं, और दूसरा अंडर द हेड इन्वेंट्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज में लिखते हैं। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 80,000। ओके, अब देखो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 80,000 है, वो कहाँ पे आएगा? तो देखो अंडर द हेड अदर एक्सपेंस, जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अपने लिखते हैं वहां पे प्लस किया जाएगा ये। और दूसरा कहाँ पे आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। फिर सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हो तो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोला जाता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर अपने इसको ऐड करेंगे। और दूसरी एंट्री इसकी वहीं पे अदर करंट लायबिलिटीज, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो ना, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है, इवन तुम्हारा इंटरेस्ट पे करने का भी अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो भी कहाँ जाएगा, वो तुम्हारा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। राइट, वापिस ये देखो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पैम्फलेट अब सेंड करूंगा ये। अंडर द हेड अदर एक्सपेंस, सब हेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में अपने लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं अपने? अदर एक्सपेंसेस के अंदर इसको लिखते हैं, और दूसरा आएगा तुम्हारा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स ₹6,20,000, ये तो अपने जानते हैं कहाँ पे आएगा। एक तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर आएगा, दूसरा असेट में से इसको माइनस करेंगे टेंजिबल असेट्स में। फिर परचेज इंक्लूड 25,000 वर्थ ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वैल्यूड कस्टमर, ध्यान देना कस्टमर के बीच में अपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अपने कॉस्ट ऑफ, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में से माइनस करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस के अंदर उसको ऐड करेंगे। देखो एक ही जगह पे एंट्री आएगी इसकी, यानी बैलेंस शीट के अंदर उसकी एंट्री नहीं आएगी, पीएनएल में दोनों एंट्रीज आएगी। पहली एंट्री कहाँ पे आएगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? अदर एक्सपेंस के अंदर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस होगा, और अदर एक्सपेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख के अपने को प्लस करना है। फिर टैक्सेशन, तो टैक्सेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस होता है। और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लायबिलिटी साइड पे। फिर डायरेक्टर ने अप्रोप्रिएट, यहाँ लिखा है ट्रांसफर 20,000 जनरल रिजर्व के अंदर उन्होंने किया, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस करेंगे। रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में इसको अपने क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल के नोट के अंदर सिर्फ लिखना है, टोटल में इसको इंक्लूड नहीं करना है। इसको अपने लायबिलिटी के टोटल में प्लस नहीं करेंगे, खाली साइड पे इसको रखेंगे, खाली नोट के अंदर, बैलेंस शीट में भी नहीं, खाली नोट के अंदर इसको लिखेंगे। फिर 46,000 का क्लेम है वर्कर के कॉम्पनसेशन का, डिस्प्यूटेड बाय कंपनी, डिस्प्यूटेड यानी अभी केस चल रहा है, अभी ये पेमेंट करने का आया नहीं है, तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। ये फुटनोट में लिखा जाएगा, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाने के लास्ट में इसको लिखा जाएगा। फिर लिखा है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई इज सिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ बिल्डिंग। अपने क्या करेंगे, ये लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर लिखेंगे इसको, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर लिखेंगे, और ब्रैकेट में नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा कि सिक्योर्ड, सिक्योर्ड ऐसा लिखना पड़ेगा। राइट, अगर ये ब्रैकेट में नहीं लिखते तो गलत। फिर इसके बाद में ये देखो सन्ड्री डेटर्स में 4,000 डेट्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। क्या करना है, तुम्हारे जितने भी डेटर्स होते हैं उसके दो हिस्से कर देंगे, एक ऐसा हिस्सा कि जिसके अंदर लेस देन 6 मंथ्स लिखेंगे, और एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर लिखेंगे मोर देन 6 मंथ। बस खाली डेटर को अलग करना है,
ये एडजस्टमेंट नहीं, ये इंफॉर्मेशन बोली जाती है। इसको एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि दो एंट्री नहीं आएगी। डेट रिसीवेबल के अंदर अपने डेटर्स में तो इससे कर देंगे, ये 4,000 को अलग लिखेंगे और बाकी सारे अलग। पता है ये अलग क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो भी तुम्हारी बेड डेट होगी, जो भी तुम्हारी बेड डेट रिजर्व होगी, वो सब तुमको ये 4,000 में से माइनस करेंगे, बाकी वाले में से नहीं। मोर देन 6 मंथ्स में से माइनस करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द हाफ ईयर ended on 31st March 2019 was due on that date। क्या लिखा है? 31 मार्च का ड्यू है। ड्यू है इसका मतलब कि देना है, देना पड़ेगा। तो फाइनेंस चार्जेस में या तो फाइनेंस कॉस्ट में इसको लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में, और दूसरा कहाँ लिखेंगे? अदर करंट लायबिलिटी। अभी तक तुम क्या करते थे? डिबेंचर का इंटरेस्ट बाकी होता था तो डिबेंचर में अपने प्लस कर दो, पर नहीं, अब डिबेंचर अलग लिखेंगे, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। फिर आगे, the company has contract for the erection of machinery at rupees 2 lakh for which is still incomplete। ये भी अधूरा है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर इसको लिखा जाएगा। कहाँ लिखेंगे? अपने कंटिंजेंट लायबिलिटी में अपने लिखेंगे। फिर दूसरा देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इंफॉर्मेशन है, पर सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना है कि मार्केट वैल्यू ये है। अपने वैल्यू कौन सी लिखेंगे? याद रखो, वैल्यू लिखेंगे, जो बुक वैल्यू है ना वही वैल्यू अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू नीचे अलग से बतानी है, खाली इंफॉर्मेशन है ये एडजस्टमेंट नहीं है। इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 12%। ये भी क्या करना है? 12% हमने डिविडेंड प्रपोज किया है, सिर्फ प्रपोज किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। जब तक डिविडेंड डिक्लेयर ना करो तब तक एंट्री नहीं। इसको भी खाली इंफॉर्मेशन में लिखेंगे, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हो कि प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड वर्ड होना चाहिए, तो दो एंट्री आएगी। कहाँ पे? रिटेन अर्निंग में से अपने माइनस करेंगे, और दूसरा कहाँ पे आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे, और दूसरा आएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। याद रखो, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसके साथ में आता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है उसके साथ में, राइट? आपने देखा था ना टैक्स में कि डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता हो तो नॉट टैक्सेबल है। क्यों? ऑलरेडी डीडीटी पे करके तुमको दिया जाता है, तो फिर दो जगह टैक्स क्यों भरोगे? समझे? गवर्नमेंट ने कोई पैसा छोड़ा नहीं है तुमसे, उन्होंने ऑलरेडी तुमसे पैसा ले लिया है, आगे कंपनी के पास से ऑलरेडी ले लिया है तुम्हारा पैसा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो ये दूसरा, देखो क्या लिखा है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉस लिमिटेड, इसमें ये लिखा गया है कि एडवांस इनकम टैक्स 2,20,000 का हमने पे किया, और जो प्रीवियस ईयर का कितना है उसमें से 1,40,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 1,20,000, ये प्रोविजन है, अभी तक पे नहीं किया, पे आते साल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,00,000 रुपए लिखे हुए। अब देखो, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 2019-20 की कितनी? 1,52,000, और इसकी इफेक्ट हमने अभी तक अकाउंट में नहीं दी है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इस साल का 2019-20 का कितना करना है हमको? 1,28,750, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2019-20 का? 5,00,000। तो हमको इसका अकाउंट बना के बताना है कि कैसे इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। देखिए सोल्यूशन दिया है इसका, ये रहा। पहले देखो अपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की बात करें। याद रखना जो बता रहा हूं इसके ऊपर बराबर ध्यान से देखना। जो तुमने दोनों मुझे शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। देखो ये जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा है ना 1,20,000, ये तुम्हारा सबसे पहले कहाँ पे आएगा? ये तुम्हारा सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये रहा देखो, बैलेंस ब्रोट डाउन में जो लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के अकाउंट के अंदर, राइट? और साथ में जो नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इस साल का 1,28,750, वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस, यानी ऊपर जो दिया है ना ट्रायल बैलेंस में, वो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है। एडजस्टमेंट में जो दिया जाता है वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस नाम के साथ लिखा जाएगा। साथ में तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी तुमको बता दी गई है कितनी? 1,52,000, ये रहा। ये टैक्स लायबिलिटी है ना, वो अपने कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। देखो क्रॉस टैक्स लायबिलिटी 1,52,000, राइट? और एक बात,
कि अपने जितना यहाँ पे ध्यान देना, जितना यहाँ पे तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, उतना तुमको पीएनएल अकाउंट में से ट्रांसफर भी करना है, सेम सेम ट्रांसफर करना है। जो यहाँ होता है डेबिट में बैलेंस, वही तुमको पीएनएल अकाउंट में से ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट साइड पे 32,000 कम पड़ते हैं। अगर क्रेडिट में कम पड़े हैं तो इसको शॉर्टफॉल बोला जाता है, और अगर डेबिट में कम पड़े तो इसको सरप्लस बोला जाता है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 1,20,000 तुम्हारा ओपनिंग है, 1,28,750 तुम्हारा क्लोजिंग है, राइट। और जितना क्लोजिंग है उतना अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो तुम्हारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपको एडजस्टमेंट में दी है वो तुमको यहाँ पे डेबिट में लिख देनी है। अब टैली करेंगे तो अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो उसको सरप्लस बोला जाएगा, और अगर क्रेडिट में कम पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपने शॉर्टफॉल बोलेंगे, राइट। ये आपको 2 मार्क के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये वाला। फिर देखो एडवांस टैक्स का पेमेंट। एडवांस टैक्स का पेमेंट कितना कितना किया हुआ है, देखो अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 1,40,000 एडवांस टैक्स, 1,40,000 का पेमेंट, बराबर। पर यहाँ कितना लिखा है, 1,20,000 लिखा है यहाँ। तो कितना ज्यादा है, 80,000 ज्यादा है। देखो इफेक्ट कैसे दी हम, ये अकाउंट सबसे इजी होता है। एडवांस टैक्स तुम्हारी असेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज 1,40 डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा। और 1,40 को अगर मैं 2,20 में माइनस करूंगा तो जो बचेगा ना 80,000, वो मेरा क्लोजिंग, 80,000 मेरा क्लोजिंग, 80,000 क्या हो गया क्लोजिंग। और याद रखो, ऑलवेज रिमेम्बर, ये चीज को याद रखना है कि हमेशा ये दोनों को जब टैली करेंगे ना तो क्रॉस फिगर आएंगे। क्रॉस फिगर का मतलब ये 1,40 आया देखो, और यहाँ पे 80,000 आया, राइट। यहाँ जो 80,000 है वो तुमने बैंक में भरा, और ये तुम्हारी क्रॉस टैक्स ला है, राइट। क्लोज करके तुरंत वापिस आ रहा हूँ, मीटिंग वापिस चालू करेंगे अभी।